एनसीईआरटी पढ़ने को ये बेसिकली हमारा 3 फंडामेंटल होना भी चाहिए। फिर से देखो, तो जैसे जैसे टीचर भी जो है वो सीखता है अपने एनसीईआरटी आंदोलन में, टीचर जो है वो सीखता है कि हमारे पास बेसिकली फंडामेंटल क्या है। एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छे टीचर को हमेशा प्रेरित करता है कि हम कैसे जो है इस पे बेसिक फंडामेंटल कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो एनसीईआरटी आंदोलन के कुछ डायमेंशन क्रिएट हुए। जैसे सबसे पहले हमने शुरू किया बीटीएल, यानी बिटवीन द लाइन। इसको समझते जाना, बिटवीन द लाइन। बिटवीन द लाइन का मतलब होता है कि ढेर सारे एनसीईआरटी के फैक्ट्स नहीं रटने। ढेर सारी मार्केट में किताबें हैं, उनके क्रक्स आ रहे हैं, कोई उसके नोट्स बना रहा है, उसमें ढेर सारा जो है इंफॉर्मेशन दे दिया है। बीटीएल कहता है इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, छुपा हुआ मतलब क्या होगा, आप इसको समझ लो। एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, इसीलिए जब एलडब्ल्यूएमआई नोट्स हम क्लास में बनाते हैं तो वो क्या होता है, सिकुड़ता हुआ वो एक पेज के अंदर आ जाता है, और आपके लिए ये आसान होता है। आपने पूरा चैप्टर उठाया और उसके साथ लिंक कर दिया। इसके बाद जब बीटीएल होता है तैयार, तो बीटीएल के साथ तैयार होता है जो एनसीईआरटी। चूंकि एनसीईआरटी पहले ही पेज पे कहता है कि भाई हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, हम एक स्टूडेंट में स्पेशली जो यूपीएससी एग्जाम देने जा रहा है उसको हम रॉट लर्निंग से दूर करते हैं। आपके पास एनसीईआरटी होगी, अभी आप खोल लो और पहला ही पेज निकाल लो जो प्रीफेस या आमुख के नाम से कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। आप उसमें देखोगे भाई हम आपकी जो है रॉट लर्निंग नहीं बढ़ाना चाहते, हम आपको मगअप करना नहीं सिखाते हैं, हम आपको ये कहते हैं कि आप कितना जो है अंडरस्टैंड कर पाते हो अपने सराउंडिंग्स में, लिखता है सराउंडिंग्स को। और यूपीएससी का एग्जाम यही, इसीलिए इसको सामान्य अध्ययन कहा जाता है, सामान्य ज्ञान नहीं कहा जाता। मैं इस पर कई बार बात कर चुका हूं, इसको जो है जनरल स्टडीज कहा जाता है। तो जनरल स्टडीज के केस में यानी कि सामान्य रूप से मेरे आसपास जो कुछ भी चल रहा है मुझे उसको विश्लेषण करने यानी उसको एनालिसिस करने की पावर होनी चाहिए। जब मैं उसको एनालिसिस कर पाऊंगा तो मेरा जो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्रिएट होता है, यानी अंतर विषयक ज्ञान होता है। अंतर विषयक का मतलब जो होता है वो ये होता है आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में अथॉरिटी के साथ इंटर कर जाएं, ठीक है, और एक दूसरे को क्या करें, लिंक कर दें। इंटर करके आप लिंक कर दें, आप सोसाइटी को इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमी को पॉलिटी के साथ, पॉलिटी को अभी होने वाले बदलावों के साथ, ग्लोबलाइजेशन से जो है इंडियन कल्चर को जोड़ने की आप हिम्मत रख सकें। तो जब आप इस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच करते हैं तो ये यूपीएससी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद जब इतना कुछ होता है तो हमारे पास नोट्स भी बहुत ढेर सारे होने चाहिए, लेकिन वो स्मार्ट नोट्स होने चाहिए। राइट, स्मार्ट नोट्स। स्मार्ट नोट्स का मतलब होता है कम से कम चीजों के साथ, और ऑर्गेनिक नोट। स्मार्ट नोट की सबसे खास बात होती है ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब आज मैंने पढ़ाया, मैंने कुछ स्मार्ट नोट बनवा, लेकिन कल को आपने कुछ और जोड़ा, आज कुछ नया आया, आज आपने देखा मैंने कल्चर पर डिस्कस किया। आज अगर आप जो है उठाकर देख लें, और आज जो डिबेट आई है इंडियन एक्सप्रेस में और जागरण में, तो आप देखेंगे वहां पर जो है वो भारत की भूमि, सनातन के बारे में काफी कुछ है। अब आपको कुछ उसमें नया मिला, आपने उठा के अपने नोट्स में डाल दिया, तो गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो जाता है, चेला आगे निकल जाता है। यही इसकी सबसे खास बात होती है। तो स्मार्ट नोट्स जो ऑर्गेनिक हो, क्या हो, ऑर्गेनिक, यानी इसमें हमेशा वृद्धि की संभावना बनी रहे। इसीलिए हम लोगों ने क्या डेवलप किया, LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। ये जब तीनों आप कम से कम मिलाते हैं तब एनसीईआरटी का जो एक जिसे कहते हैं एसेंस, जो उसकी खुशबू होती है वो तैयार हो जाती है। क्लियर है, तो यहां पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर, चलिए, तो अब हम लोग एनसीईआरटी को 3 तरीके से पढ़ना है। तो ये 3 चीजें जो होती है आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब इस बार मैं क्या नया लेने जा रहा हूं इस पे हम बात करेंगे, और सबके लिए मैंने ये कर दिया है क्योंकि एनसीईआरटी बहुत भारी भरकम डॉक्यूमेंट है। एनसीईआरटी एज अ टीचर मैं जानता हूं कि जब उसको आपको एलडब्ल्यूएमआई में क्रिएट करना होता है तो पसीने छूट जाते हैं। आज भी मुझे हर क्लास से पहले उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही जो है वो एक तकलीफ होती है कि कैसे इसको शॉर्टर वे में लेकर जाएं, कैसे इसको इंटरलिंक करें, करंट से इसको कैसे जोड़ें। बहुत ही ज्यादा एक मेहनत वाला काम होता है। तो अगर टीचर के रूप में मेहनत वाला काम आपने देखा कि मैं अपने हाथ से बने हुए नोट्स आपसे पढ़ा, पूरे टाइम आपने मेरे हाथ से बने हुए नोट्स पढ़े, कभी मैंने कोई स्लाइड नहीं, कभी कोई जो है वो पावर पॉइंट नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने हाथ से ही नोट्स बनाता हूं और अपने स्टूडेंट से भी उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरह से काम करे। क्योंकि मैंने कहा ना कि सीखने की विधियां होती है, एनएलपी ट्रेनर होने के नाते आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू, आई लर्न। मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने किया, वो मेरा हो गया। ठीक है, मैं हमेशा के लिए उसको सीख गया। तो आई डू, आई लर्न जब आप अपने नोट्स टीचर के साथ बनाने जाते हो तो हम पीडीएफ कल्चर का इसीलिए बहुत विरोध करते हैं। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो एनसीईआरटी में कुछ जर्नीज को हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। वो सब्जेक्ट कौन कौन से जरा ध्यान से समझिए। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, राइट। इसके बाद है एनवायरमेंट, पर्यावरण। इसके बाद है आर्ट एंड कल्चर, और इसके बाद है हिस्ट्री। मुझे लगा
ये चारों एक लंबी यात्रा को अपने साथ रखते हैं। इनका जो स्वरूप है वो काफी अमूर्त है। पॉलिटी का स्वरूप फिर भी हमारे संविधान के आसपास और संविधान के जो तीनों अंग हैं उसके रूप में वो जुड़ा हुआ, चाहे कार्यपालिका, विधायिका या जो है वो हमारी न्यायपालिका है। ज्योग्राफी में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टैटिक है। हमें पता है कि हमें जलवायु विज्ञान, हमें जो है जैव भूगोल, भू आकृति विज्ञान, ये सब पढ़ना है। लेकिन उसके बाद भी ज्योग्राफी में एक हिस्सा ऐसा आता है जिसमें मानव भूगोल प्रवेश करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी प्रवेश करता है। और ये जब मानव भूगोल जब प्रवेश करता है तो ये जाकर जुड़ जाता है आर्ट एंड कल्चर से। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आखिर ये आर्ट एंड कल्चर किसके द्वारा और किसके लिए है, फॉर हुम, ये किसके लिए है और किसके द्वारा है, बाय हुम। तो ये जब आप देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर शुरुआत से ही मानव के साथ, मानव भूगोल के साथ जुड़ा। अब एकदम नई चीज बता रहा हूं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को क्रिएट करने के लिए। लेकिन जब हम मानव भूगोल पढ़ते हैं तो हमें मानव के अधिवास यानी सेटलमेंट के बारे में पढ़ना, उसकी जो यात्रा होती है। हमें पढ़ाया जाता है कि भाई हिस्ट्री में एक अलग सेगमेंट है, आप आर्ट एंड कल्चर में जाएंगे, आप वो फलाना गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, आप फलाना चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल भी अपने आप में, क्योंकि जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो इसमें आप आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, तो जो सांस्कृतिक हिस्सा है, चाहे वो इतिहास का हिस्सा हो चाहे वो भूगोल का हिस्सा हो, जो सांस्कृतिक विन्यास है वो दोनों में है, वो भूगोल में भी है और वो इतिहास में भी है। तो सांस्कृतिक विन्यासों में अगर हम अलग अलग लोगों को देखें तो जो आर्ट एंड कल्चर होता है वो वहां के मानव के जो अभिव्यक्ति होती है अपने, चाहे वो पत्थरों में हो, मूर्तियों में हो, आर्किटेक्चर में हो, कहीं पर भी उसकी अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। सो यहां पर अगर आज आप देखिए ध्यान से, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो मानव भूगोल का पार्ट है, क्या आपको नहीं लगता कि वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है? ये जो आर्ट एंड कल्चर है वो मानव के लिए और मानव जो है वो आर्ट एंड कल्चर के लिए जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? मैं आपकी सहमति चाहता हूं अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्रिएट किया जा सकता है, एक जर्नी को लिंक किया जा सकता है। ये मेरी इस बार की नई खोज है, ये इस बार का एक मेरा आपके लिए एक नया इनोवेशन है। पिछली तीनों में तो मैं आपको मास्टर बना ही दूंगा, चाहे वो बीटीएल हो, चाहे वो एलडब्ल्यूएमआई हो और चाहे वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो। लेकिन इस बार एक नई जर्नी हम क्रिएट करने जा रहे हैं, चौथा डायमेंशन क्रिएट करने जा रहे हैं। घेर लेना है हमें यूपीएससी को और बढ़ा देना है एनसीईआरटी का वेटेज प्री में कि 50% तो मैं अकेले इसी के दम पे ठोक दूंगा। लेकिन उस तरीके से फैक्ट पढ़कर नहीं कि एनसीईआरटी का फैक्ट याद कर लिया और आप यूपीएससी में जाके आप 50% क्वेश्चन दे आओगे। क्वेश्चन समझ में आएगा तो ऑप्शन समझ में नहीं आएगा, ऑप्शन इतने ज्यादा टेढ़े टेढ़े होते हैं। लेकिन जब हम एनसीईआरटी को घेर लेंगे, एनसीईआरटी को चारों डायमेंशन से पकड़ लेंगे और इसमें पांचवा डायमेंशन आंसर राइटिंग हम जोड़ देंगे, जिस बार इस बार बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छी आंसर राइटिंग की, बहुत से क्वेश्चन किए, टेस्ट दिए, तो उसकी वजह से हम एक डायमेंशन क्रिएट कर पाएंगे। अब आप मुझे बताइए, थोड़ा भी अगर आपको बेसिक जानकारी है, क्या ह्यूमन ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई है? क्या ह्यूमन ज्योग्राफी में भी कैटेगरीज होती हैं? जैसे उसमें हम अगर बात करें तो जनजातीय समुदाय हो गया, ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई, आदिवासी समुदाय हो गया, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, इनके पास अपना एक आर्ट एंड कल्चर है। नॉर्थ ईस्ट के लोग अगर विशिष्ट आर्ट एंड कल्चर इनके पास है, बहुत ही अलग तरह का, अलहदा किस्म का जो है वो आर्ट एंड कल्चर है, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। तो आज की डेट में अगर आपने देखा, इसी बार आपने देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट को फोकस करके क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछता है, ये तय है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ ले जाए तो हमारे लिए चीजों को समझना कितना आसान हो, क्योंकि भूगोल, मैंने हमेशा कहा था, भूगोल हमेशा संस्कृतियों को प्रभावित करता है। भूगोल से तय होती है जलवायु और जलवायु से तय होती है संस्कृतियां। जो आपका कल्चर होता है वो हमेशा ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा। मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने, आपने उस तरह का क्यों पहना। आप, मेरा कोई स्टूडेंट इस समय हो सकता है मुझे कश्मीर में देख रहा हो, कोई स्टूडेंट हो सकता है मुझे साउथ में देख रहा हो, कोई नॉर्थ ईस्ट में देख रहा हो। आपका पहनावा अलग, रंग रूप अलग, आपके त्योहार अलग, कपड़े अलग, ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। सो यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी को लिंक करना। अगर हम ये लिंक कर पाते हैं तो हमें इतना मजा आएगा। और अगर हम इसकी जर्नी क्रिएट कर पाए, फिर मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, जर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमारा स्टूडेंट पढ़ता है तो वो डब्बों की तरह पढ़ता है। सर आज आप हिस्ट्री की क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है, कल भाई ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, कल हम जो है वो आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, इस तरह से हम बात करते हैं। लेकिन अगर हमने जर्नी क्रिएट की कि हम ज्योग्राफी से होते हुए हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे, आर्ट एंड कल्चर को उसके साथ जोड़ेंगे, तो वो जो जर्नी क्रिएट होती है वो आपकी जो नॉलेज का डायमेंशन होता है उसको बहुत एक्सपेंड कर देती है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। तो चले, किसी ने पूछा क्लास कब से स्टार्ट होगा। क्लास स्टार्ट हो गई है, हमारे यहां जो है वो फालतू फंड की बातें नहीं होती हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है। और जिसको लग रहा है कि क्लास का मतलब ये होता है कि उसमें मैं आऊंगा बोलूंगा लिखो अकबर ने ये किया, तो वो यहां पे ओजांग का एकेडमी वो कल्चर नहीं है, आपको निराशा होगी।
हम यहां पर सबसे पहले उसका पर्पस जानते हैं, उसके बाद हम उसको एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से होता है शुरुआत में जो ये रटने वाले बच्चे होते हैं कि एनसीईआरटी के नाम पे कुछ फैक्ट रट लेंगे, उनको हमारे साथ उलझन होती है। लेकिन जो रुक जाते हैं उनको पता होता है कि इसके बाद उन्हें क्या मिलने जा रहा है, धीरे धीरे उनको अपने सब्जेक्ट से लगाव होता है और उनको समझ में आता है कि ये चीज थी जो हम मिस कर रहे थे, राइट। तो चलिए हम यहां बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे एक जर्नी क्रिएट कर सकते हैं। जिस दिन आप जर्नी क्रिएट करना शुरू हो जाओगे, यानी यात्रा के स्वरूप में, तो हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें मजा आता है, हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में अंदर से ऑटोमेटिकली प्रवेश करना शुरू कर देंगे। अब मुझे समझ में आया कि जब हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अलग अलग चीजें जानते हैं, तो कई बार हमारे लिए उसका विजुअलाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सब्जेक्ट को कई बार महत्वपूर्ण छोटे छोटे शब्द हो गए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो हमसे मिस हो जाता है, हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। इसके लिए इस बार मैंने शुरुआत की है मैपिंग से। मैपिंग यानी मानचित्रावली। मानचित्रावली, अब ये मानचित्रावली क्या है, क्या काम करेगी? मानचित्रावली बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैन आई अंडरस्टैंड माय ज्योग्राफी, इनफैक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। क्या मैं इन्वायरमेंट के भी आज के मुद्दे, बहुत से मुद्दे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट आज की डेट में सिर्फ ज्योग्राफी का पार्ट नहीं रह गया, इन्वायरमेंट आज पॉलिटिक्स का पार्ट है। इसके बाद थर्ड वन जो है वो आर्ट एंड कल्चर, जैसा मैंने अभी बताया, और हिस्ट्री। हिस्ट्री में बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको जोड़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये अगर हम शुरुआती दौर में, यानी कि सब्जेक्ट में एंटर होने से पहले अगर हम थोड़ा सा मैपिंग करते हैं और हम मैपिंग के फंडामेंटल समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, कई मैंने बच्चों से बात किया, आपको बहुत आराम से पता होगा हड़प्पा कल्चर, बहुत आराम से आपको पता होगा, ठीक है। और आप याद भी कर लेते हो लोथल में क्या मिला, जो है मोहनजोदाड़ो में क्या मिला, XYZ। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि उसकी जो ज्योग्राफिकल स्थिति थी वो क्या थी, वो किस रूप में थी और वही क्यों थी, और भूगोल ने इस इतिहास को रचने में क्या मदद किया, ठीक है, भूगोल ने इस इतिहास को रचने में क्या मदद किया, किस रूप में जो विभाजन हुआ वो किस रूप में हुआ, कहां पर उसका जो हमें प्रत्यक्ष मिलता है, और किस रूप में संस्कृतियों का विस्तार होता है। अगर मैं तुमसे बात करूं छोटे छोटे शब्दों के बारे में, इतिहास के, किस रूप में रजवाड़े आगे बढ़े, डायनेस्टीज आगे बढ़ी, जो है महाजनपद आगे बढ़े, तो बहुत आपको कई बार क्या होता है कि आप फैक्ट के रूप में याद करते हैं। अगर मैं विजुअलाइजेशन मैप के माध्यम से समझ जाऊं तो मेरे लिए चीजें कितनी आसान हो जाएंगी, कितनी आसानी से मैं इन चीजों को समझ पाऊंगा कि हाँ ये हिस्ट्री में ऐसा हुआ। फिर जब मैं क्लास पढ़ाने आऊंगा तो इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कई गुना बढ़ जाएगी। आप समझ पाएंगे कि सर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जलवायु के विभाजन क्या है, मिट्टियों के विभाजन क्या है, जनजातीय मानव विभाजन हमें किस रूप में देखने को मिल रहा है, इतिहास में किस तरह से हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर, एंशिएंट टाइम से लेकर, हड़प्पन कल्चर से लेकर आज वर्तमान समय में हम इतना कुछ जो विस्तार करते चले जा रहे हैं। इसके माध्यम से आपका जो विजुअलाइजेशन इंपैक्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात होगी आपको जो एक, जिसे कहते हैं जर्नी ऑफ द सब्जेक्ट, यानी विषय की यात्रा बहुत आसानी से आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ये मैं पिछले कुछ समय से लगातार महसूस कर रहा था कि इन बच्चों को इस तरह से ये चीज दी जानी चाहिए, और इस बार इनोवेशन के रूप में मैं इसको लेकर आ रहा हूं। हालांकि ये सबके लिए बहुत जरूरी है, हम बहुत फैक्ट याद करते हैं लेकिन हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे, नालंदा। नालंदा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप नालंदा की मैप पे लोकेशन बता सकते हैं? क्या कारण है कि वहां आक्रमण हुआ, आक्रमण करने वाले का रूट क्या रहा? क्या आप बता सकते हैं भारत में बोलने जाने वाली मुख्य रूप से संस्कृत भाषा और अंत में चलकर मराठी या तमाम भाषाएं इसी से निकली हैं? मुझे बता सकते हैं कि ऑस्ट्रिया रीजन से आने वाली भाषाओं का जो विस्तार है वो कैसे रहा? तो क्या आप वो मैप देख सकते हैं? अगर आप जाते हैं मॉडर्न इंडिया में तो आप स्लेव ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो है वो व्यापार के बारे में, किस तरह से जो है वो दास किया गया। आपको याद होगा कि भाई जो कंपनीज आई थी, चाहे डच हो चाहे पुर्तगीज हो, ये क्या हुआ, लोगों को, जो अश्वेत लोग हैं इनको जो है दास के रूप में लेकर। लेकिन तुम्हें स्लेव ट्रेड का बेसिक फंडामेंटल पता है कि वो स्लेव ट्रेड का रूट क्या था, कहां से वो आए और कहां गए, फिर उनका किस रूप में इस्तेमाल किया गया? तो जब आप इसको देखते हैं तो आपको इतिहास की समझ, भूगोल की समझ, आर्ट एंड कल्चर की समझ लगातार बढ़ती चली जाती है। यहीं पर यह चीज क्यों हुई, इसकी आपकी
अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है, आप आगे चलकर जब टीचर इसमें प्रवेश करता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आपको सारी चीजें विजुअलाइज हो चुकी हैं। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, मैं मैप का पोर्शन, स्पेशली इन चारों मैप का पोर्शन बिल्कुल अलग करता जा रहा हूं। इससे मुझे जो सबसे बड़ा फायदा होगा आगे चलकर आपको सब्जेक्ट को कनेक्ट करने में, ह्यूमन ज्योग्राफी को कनेक्ट करने में, तमाम तरह के ऐसी चीजों को कनेक्ट करने में, जैसे मान लीजिए आपसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ते हैं आप हिस्ट्री में, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिए जाने से लेकर, प्लासी की युद्ध से लेकर और आगे चलकर जो है वो बड़े भूभाग पर भारतीयों का कब्जा होने, 1947 तक एक बड़े भूभाग पर कब्जा हो जाने तक, वहां भारत को छोड़कर जाने तक आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अलग अलग, चाहे गवर्नर जनरल या वाइस रॉय के टाइम पर किस तरह से भारत में भौगोलिक संरचनाओं का विस्तार हुआ, कैसे भारत का जो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि वो कब्जा बढ़ाते चले गए। और इस तरह अगर आप उसको विजुलाइज कर पाते हो कि क्या उन्होंने अटैक किया, किस तरह से अटैक किया, कि धीरे धीरे वो इन्होंने 200 सालों के अंदर भारत के पूरे भूभाग पे, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पूरे हिस्से पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कई गुना बढ़ जाती है। एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, आज एक बेसिक फंडामेंटल के साथ जाता हूं। तो मैं सबसे पहले आप सभी को आमंत्रित करूंगा इस मैपिंग की क्लास में। एनसीईआरटी बेस पूरी मैपिंग रहेगी और इन चारों सब्जेक्ट्स को मैं बैलेंस करने का प्रयास करूंगा कि आपको एक बेसिक संरचना जो है वो पता चले, फिर आगे एनसीईआरटी को जोड़ने में आपको बहुत मदद हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब जब हम मानव भूगोल में आते हैं तो हम ढेर सारे जनजातीय लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि क्वेश्चन वहां से अक्सर आता रहता है, क्योंकि ट्राइबल पीपल एक खास तरह के आर्ट एंड कल्चर को भी जन्म देते हैं, एक खास तरह के जो है वो कला और संस्कृति को भी जन्म देते हैं। अब अगर मैं भारत में पाई जाने वाली उन जनजातियों को अगर मैप करना शुरू करूं, उनके बारे में बात करना शुरू करूं, उनके आर्ट एंड कल्चर से आपको जोड़ सकूं, तो आपको विजुअलाइजेशन करने में बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ इसमें जो कुछ नया आया है उसको भी हम समझ सके। जैसे लद्दाख क्षेत्र में जाते हैं और हम एक ऐसी जनजाति के बारे में बात करते हैं जो चांगथांग में रहता है, और ये कैसी है, ट्राइबल कम्युनिटी, खाना बदोश जनजाति। अगर कोई मेरा पुराना स्टूडेंट एनसीईआरटी का इसमें होगा तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ साथ जो खाना बदोश यानी नोमैडिक हैं ये सारे के सारे। सो नोमैडिक्स कैसे काम करते हैं, नोमैडिक्स यानी खाना बदोश क्यों होते हैं वो खाना बदोश, क्या रीजन होता है कि उनके पास अपना परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता और वो उनके पास परमानेंट इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप नहीं होता है। तो आज वो समझ गए होंगे कि मैंने इस शब्द के बारे में बताया था। तो बेसिकली इससे आपको क्या हुआ कि आपने एक ही जगह पर वो सारा का सारा सिस्टम देख लिया, कौन कौन से सेगमेंट है। आप अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं और एक ऐसे जनजाति, ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जानते हैं जो मोन्यूल क्षेत्र में, एक पहाड़ी क्षेत्र में जो चीन के साथ लगने वाली सीमा है, वहां पर वो अपना निवास करता है। इसी तरह अगर हम बात करें, ठीक है, एक अब उड़ीसा में जाते हैं और उड़ीसा में एक सपेरा, ठीक है, स्नेक चार्मर्स, एक ऐसा खाना बदोश, ये भी जो है वो लगातार नोमैडिक्स हैं, चलते रहते हैं। और 2015 में जिनको अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट में इनको जो है जोड़ा गया है, और यहां पर ये बेसिकली जो है वो बहुत पुराना एक समुदाय है जिनका स्नेक चार्मिंग का एक बहुत बड़ा आर्ट है, सांप पकड़ने के विशेषज्ञ के रूप में ये जाने जाते हैं। क्लियर है। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश में चलते हैं तो बैगा जनजातियों का प्राकृतिक आवास रहा राष्ट्रीय पार्क, वो नेशनल पार्क जहां पर एक खास तरह की जनजाति रहती है जो संरक्षित है, वो बैगा जनजाति। तो वो जगह कौन सी है और उसके बारे में हम क्या ले सकते हैं बात। मणिपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर ऐसी आदिवासी बस्तियां जो पैती, हमार और गंगते, पैती, हमार और गंगते जनजातियां कहां पर रहती हैं, इनकी क्या खास बात है, ठीक है। तो मेरी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, राइट, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश बोथ। अगर मैं साउथ में आता हूं, केरल में, तो एक आदिवासी जनजाति रहती कुमली। अब आपको यह पता चल जाएगा कि ये बेसिकली कहां रह रही, इनकी क्या खास बात है, इनका कल्चरल सेटअप क्या है, ये किस तरह के नृत्य, किस तरह का आर्ट एंड कल्चर ये अपने साथ कैरी करते हैं। यहीं केरल में अगर हम बात करें तो मुथुवन, ठीक है, एक ऐसी ट्राइब जिसका नाम मुथुवन है, और वो बेसिकली जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहां रहती हैं। तो इनका क्या है, ये पूरे ज्योग्राफी का हिस्सा है जिसको आप विजुलाइज करते हुए इसको देख सकते हैं। गांधीनगर की बात करें, गुजरात के आसपास की, तो एक खास तौर पे एक जो है वो चरवाहा समुदाय है, एक हर्डर है यहाँ पे, जो बेसिकली कहां पर, बन्नी घास भूमियां। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बन्नी ग्रासलैंड्स, ये ग्रासलैंड्स हैं, एक खास तरह का क्लाइमेटिक सेगमेंट्स होता है, वो कहां पाया जाता है और ये चरवाहा समुदाय कहां रहता है। तो ज्योग्राफी पढ़ने का एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप मैपिंग के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, अब मैं हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं और कल मैं यहां पर आपको इसके बारे में एक डिस्कस करना शुरू करूंगा। आपने बहुत सी चीजों के बारे में सुना होगा, फॉर एग्जांपल सुवर्ण रेखा नदी हो गई,
हमने इतिहास में ये चीज देखते हैं बार बार कि नदियों के आसपास हमारी मानव बस्तियां बसती हैं, हमारा कल्चरल सेटअप होता है, हमारे सांस्कृतिक, हमारे कल्चरल, हमारे व्यावसायिक जो हमारे सेगमेंट्स है वो यहां पर हमारे डेवलप होते चले जाते हैं। आपने बादामी का नाम सुना होगा, आपने हिस्ट्री में बहुत बार बार इसका नाम सुना होगा। क्या खास बात है इसकी? ठीक है, आपने बड़ौदा का नाम सुना होगा, आपने तमाम जो है और काली सिंध के आसपास का जो बेस नगर का इलाका विदिशा का नाम आपने सुना होगा। खासियत क्या होती है इनकी? नदियों के किनारे ये नगर क्यों रहे हमारे, इनका महत्व क्या है हमारे जीवन में? तो इसके माध्यम से हम लोग जो है आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन सबको हम एनवायरमेंट, इन सबको लगातार जोड़ सकते हैं, राइट। जैसे बन्नी घास भूमियों के बारे में बात करें तो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन मानव की जो है बसावट की वजह से खेत बनाए जा रहे हैं और वनों को काटा जा रहा है। नतीजा हो रहा है कि बन्नी घास भूमियों को लगातार बहुत नुकसान हो रहा है। तो गुजरात में उन बन्नी घास भूमियों के नुकसान होने की वजह से, उस क्षेत्र में मानव के प्रवेश होने की वजह से जो यहाँ की जो बेसिक जनजाति है उनका भी आवास क्या हो रहा है, नष्ट होता चला जा रहा है। इसकी वजह से आप लगातार जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इंटर करते चले जा रहे हैं। यही इस समय जो सबके लिए शुरुआती मेरी क्लास होगी वो इसी तरह की क्लास होगी, जहां पर मैं आपको मैपिंग जो है दूंगा, मैपिंग से लिंक करूंगा, आपको पूरी जर्नी यानी एनवायरमेंट की जर्नी, ज्योग्राफी की जर्नी, ह्यूमन ज्योग्राफिक जर्नी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, ये सब एक साथ कनेक्ट होती चली जाएगी। सब्जेक्ट को आप कनेक्ट करना सीख जाएंगे और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या होगा, आपको एक बहुत लार्जर डायमेंशन में, इसके बाद जब हम एनसीईआरटी में एंटर करेंगे तो वहां आपको लार्जर डायमेंशन में आपको इसके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। पढ़ने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा, हमें वो पारंपरिक तरीके से अंडरलाइन कर करके लिखने की बजाय हमें बीटीएल पढ़ना पड़ेगा, बिटवीन द लाइन। हमें नोट्स भी अब उस तरह से पैराग्राफ वाले नहीं बनाने पड़ेंगे, हम एलडब्ल्यूएमआई में जाएंगे। इसके बाद हम मैपिंग बेस पे इंटरलिंकिंग करेंगे, हम जर्नी समझेंगे, हमें सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद जब मैं मैपिंग की पूरी क्लास करूंगा, मैं प्रागैतिहासिक काल से लेकर जब वर्तमान समय तक आऊंगा, हिस्ट्री आपके दिमाग में छप चुकी बिल्कुल होगी, यानी आपके पास पूरा डायग्राम होगा, आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। अब जब हम हिस्ट्री एनसीईआरटी में, चूंकि एनसीईआरटी की हिस्ट्री बहुत लार्जर है, बहुत बड़ी है, और वहां जब हम प्रवेश करेंगे तो आपको समझ में आएगा सर किस बारे में बात करें, क्योंकि वो आपके पास है। जब वो इमाम नगर की बात करेंगे, जब वो हड़प्पा, लोथल, इनकी बात करेंगे और वर्तमान समय के साथ जोड़ेंगे तो आपके लिए वो आसान होगा, आपके लिए वो समझना। बलूचिस्तान की बात हो रही, कहां था ये बलूचिस्तान, क्या खास बात थी, क्यों वहां पर ब्राह्मी लिपि पाई गई, अगर आप पढ़ेंगे अशोक ने क्यों उसका प्रयोग किया था, क्या रीजन था, वहां खनिज पाए। आज वर्तमान समय की जो चीजें हैं उसको आप इतिहास से जोड़कर देख सकते हैं, राइट। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ये होता है कि आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप कैसे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूं और इकोनॉमी में मैं एक ऐसे समाज के बारे में पढ़ रहा हूं, इकोनॉमी स्लो है, फॉर एग्जांपल इंडिया में फार्म लॉ को लेकर इतनी बात हो रही, कृषि कानूनों को लेकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, जवाब पहले इनका सुनो। लेकिन सवाल है कि अगर आप पुरानी किताबों से पढ़ना शुरू करेंगे, आप पुरानी एनसीईआरटी उठा लें या कोई भी बुक उठा लें, तो भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा गया, हां या ना, मुझे आप जवाब चाहिए आपसे। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा गया है, ये एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है, जहां भारत की 55% आबादी जो है वो कृषि में संलग्न है। और अगर आपने, अब देखिए मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक सेगमेंट बता रहा हूं। अब सवाल यह है, जब इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब भी इनको उतना अच्छा मिलना चाहिए, अंतर विषय क्या होता है, कैसे, क्यों मैं जो है मैपिंग के थ्रू इसको इंटरलिंक करने जा रहा हूं। तो मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे बच्चे जो अभी पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैंने क्या बात की, उसको लिंक कर लेंगे, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस उनके ऊपर। अब एग्रीकल्चर जो है, जैसे ही आप इकोनॉमी में आते हैं, इकोनॉमी में आपको पता चलता है ये प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, यानी ये उद्योगों में प्रथम आता है। ठीक है, पहला ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इकोनॉमी में आपको पढ़ाया जाता है कि 3 क्षेत्र अर्थव्यवस्था के होते हैं, प्राइमरी जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं, सेकेंडरी जिसको उद्योग कहते हैं, और टर्सरी जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आप यहां पर समझ गए। तो एग्रीकल्चर में आपने देखा कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, अब जैसे मेरे बच्चों ने जब हिस्ट्री मेरे साथ पढ़ी, तो कल जब मैंने आपको भूमि के बारे में बताया, कॉर्नवालिस के बारे में, जमींदारी बताया, आपको जो है वो रैयतवाड़ी, महलवाड़ी बताया, आपको समझ में आ गया कि बेसिक फंडामेंटल है कहां, प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम के लिए आपको इतिहास उठाना पड़ेगा कि लैंड तो यार किसी के पास बची नहीं, और उससे भी पहले आपको कंपनी के शासन पे जाना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने भारत की जो हस्तशिल्प है, भारत का जो सेगमेंट है वो बर्बाद कर दिया। अब इंटरडिसिप्लिनरी की पावर देखिए, बड़े ध्यान समझिएगा, जितने भी बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं, अगर ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं है तो यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा भारतीय कृषि से आपका क्या तात्पर्य है, ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा वो। ये यूनिवर्सिटी में आपने कॉलेज में छोड़ा हो,
यूपीएससी बहुत डेप्थ में जाकर आपका दिमाग निचोड़ लेता है, और यूपीएससी है ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब देखो क्या होगा, मुझे आज भारत के हम कानून क्यों लेकर आ रहे हैं, हमने 3 जो है कानून क्यों बनाए थे, या भारत में हम कृषि सुधारों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। सुधार इसलिए करते हैं क्योंकि बिगड़ा हुआ है, कहते ना इसको सुधार दो मास्टर साहब, अरे बिगड़ा हुआ तब तो सुधार रहे ना उसको। इसका मतलब है आज जो हमारे पास एग्रीकल्चर के जो सेगमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सी बिगड़ी हुई बातें हैं, वो भी मैं आऊंगा। अब मुझे इस बात को समझने के लिए मुझे इतिहास खंगालना पड़ेगा, प्रॉब्लम कहां से। अगर तुम आज प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो कभी नहीं समझ पाओगे। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में एग्रीकल्चर में 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ये उन्होंने कहा, ये फैक्ट है। भारत में एक्चुअली में 1.3 हेक्टेयर भूमि है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध है। मान लेते हैं 2 हेक्टेयर भूमि है, तो इसका मतलब है ये 2 हेक्टेयर की बात आई कहां से, क्योंकि अगर आप मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हो तो भाई भूमि का स्वामी तो राजा या बादशाह होता था। तो कहां से ऐसा चेंज आया कि भूमि खरीदने बेचने की चीज हो गई। आप इतिहास में जाकर, हिस्ट्री में जाकर आप इसकी पड़ताल करते, आप पाते हैं कि किस तरह से हमारे यहां जो उद्योग थे, हैंडीक्राफ्ट था, दस्तकारी, इसको खत्म किया गया। लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ा, एग्रीकल्चर नीचे आ गया, और एग्रीकल्चर को फिर खरीदने बेचने की चीज कर दी गई। और वहां पर जो है अंग्रेजों ने जो तमाम जमींदारी व्यवस्था और इस तरह की व्यवस्था की, लैंडलॉर्ड वो लेकर आए। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो काश्तकार था, जो पीजेंट था, किसान नहीं, फार्मर नहीं, पीजेंट जो था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, निचुड़ता चला गया। ठीक है, और एक व्यवस्था आती ऐसी चली गई जहां सप्लाई चेन लंबी हो गई, बहुत लंबा। अंग्रेज जमींदार को जमींदार, साहूकार को साहूकार, कृषक को नोचना शुरू कर दिया, तो वो बीमारी आती चली गई। आजादी के बाद इसको एड्रेस किया जाना था, नहीं एड्रेस कर पाया। 2 तरह से एड्रेस होना था, एक होता है प्रत्यक्ष। अब ध्यान से देखो, इकोनॉमी को समझने के लिए भी अब तुम्हें आजादी के बाद का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अब आगे इसमें तुम्हें क्या करना है, रिफॉर्म करना है। अब ध्यान से समझते जाओ, ये कितना बवाली मैं तुम्हारे सामने लिखूंगा, और एनसीईआरटी में तुम्हें कैसे पकड़ना, चाहे खुद से पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना तुम्हें ऐसे ही है। नहीं तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं क्रिएट कर पाओगे तो कभी नहीं समझो। अब जो बोर्ड पे होने जा रहा है उसको ध्यान से देखो कि मुझे रिफॉर्म करना है, मुझे सुधार करने हैं। सुधार 2 होंगे, एक प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट, जैसे आप फॉर्म लॉ लेकर आए थे, आप बिल लेकर आए थे, आपने 3 कानून बनाए, इससे पहले भी तमाम कानून, एमएसपी पे बात चल रही है, तमाम तरह की, मैं इसके लेफ्ट में नहीं जाऊंगा कौन सही कौन गलत है। और दूसरा एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहता है कि एग्रीकल्चर में जो लैंड है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। भाई जब मेरे पास 2 हेक्टेयर जमीन ही है तो मैं क्या नंगा, क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, वही वाली हालत हो गई है। देश का 80% किसान, वो भी हमारा 80%, समझ रहे हो, भारत की 55% जो आबादी है वो कृषि क्षेत्र में संलग्न है, उसका 80%। सोचो कई देशों की आबादी ज्यादा, इतना जो है उसके पास अपनी गरीबी से निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि लैंड ही उसका बेस है। और भूमि सुधार तुम्हारे देश में कभी बहुत ज्यादा जो है वो सबसे नहीं हो पाए। तो तुम्हें 2 काम करना पड़ेगा, जहां से बात बिगड़ी है वहीं सुधारनी पड़ेगी। बिगड़ी क्यों थी, बिगड़ी इसलिए थी कि वहां के राजे महाराजाओं को अंग्रेजों ने खत्म किया, उनको पेंशन देकर किनारे कर दिया, ठीक है, और जितने भी दस्तकारी थी उन्होंने अपना बाजार भारत को बनाने के लिए, भारत को बर्बाद कर देने के लिए उन्होंने भारत के हैंडीक्राफ्ट को, भारत के कुटीर उद्योग को खत्म कर दिया, कॉटेज इंडस्ट्री को, और सारे के सारे लोग आ गए लैंड पे। तो पहला सुधार तो यह करना है कि यार इनकी इनकम सुरक्षित करो, इनको लैंड रिफॉर्म करके दो, इनको जो है ज्यादा जमीनें दो, सहूलियत दो, सिंचाई दो, बीज दो, इनको सुविधाएं दो, इनको बाजार दो, इनको मंडी दो। दूसरा अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट तरीका यह है कि इसमें से लोगों को निकालकर इंडस्ट्री में लेकर चले जाओ। भाई मुझे क्या जरूरत है खेती करने की अगर मेरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा रहा। चाइना का मॉडल देख लो, चाइना अपनी बड़ी से बड़ी आबादी को इंडस्ट्री में कन्वर्ट करा ले गया, तो लैंड के ऊपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। या सर्विस सेक्टर में लेके चले जाओ, सेकेंडरी या टर्सरी में लेकर चलो, ये इनडायरेक्ट है। तो ये क्या करेगा, ये खींचकर वहां से लोगों को निकाल देगा, लैंड पर व्यक्ति जो है वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होगी। तो ये 2 तुम्हें काम करने थे। प्रत्यक्ष रूप में तुम्हें ढेर सारी चीजें करनी थी, आपको उसको लैंड देना था, उसको जो है वो क्या करना, मार्केट देना था। और सबसे बड़ी बात अब मैं बात करने आ रहा हूं, और वो सबसे बड़ी बात थी, अब ये तो कहेंगे साहब इकोनॉमी आप पढ़ा रहे हैं, आ जाओ। जब हम प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर है, और इसको हम उद्योग कहते हैं, तो उद्योग में पहली शर्त होती है, उद्योग में चाहिए होता है निवेश। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। उद्योग में चाहिए होता है निवेश। क्यों करते हैं, वाई वी डू इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ वैल्यू एडिशन। हम किसी भी चीज में वैल्यू एडिशन करते हैं। किसी भी राष्ट्र में वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन सबसे जरूरी शर्त होती है। मूल्यवर्धन का मतलब होता है पॉजिटिव वे में जाना। ठीक है भाई, आपने किया
तो आपको निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। जब वैल्यू एडिशन शब्द आप सुनते हैं तो आपको लगता है अच्छा ये हमने पैसा लगाया घटाक से, इधर जो है इधर हम आलू डालेंगे उधर सोना निकलेगा, ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, निवेश करेंगे, वैल्यू एडिशन नहीं। वैल्यू एडिशन के भी डायमेंशंस होते हैं। वैल्यू एडिशन में पहली शर्त होती है, मान लीजिए वैल्यू एडिशन आपको करना है, आज आप किसी गांव देहात में है, आज आप सोच रहे हैं एनसीईआरटी बहुत कठिन है, लेकिन आपने आईएएस बनने का सपना देख लिया। अब मैं कितने भी नए तरीके, मैंने कहा एलडब्ल्यूएमआई नोट्स बनवाऊंगा, मैं तुमसे कह रहा हूं इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ाऊंगा, मैपिंग भी करा रहा हूं, बीटीएल भी करा रहा हूं, लेकिन आप कुछ नहीं करना चाहते। आप कह रहे नहीं सर हम तो आंख बंद करके सोते रहेंगे आराम से, बस आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए, आप बताइए आईएएस बनने के नहीं। अब आप में से कोई पूछ ले, यानी अगर पहली शर्त क्या है वैल्यू एडिशन की, पहली द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द वैल्यू एडिशन इज सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। ध्यान से समझो, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। क्वेश्चन है एक मेरा, तो पहली जिम्मेदारी वैल्यू एडिशन की किसकी है? मान लो मैं तुम्हें लाख गला फाड़ के पढ़ा दूं, मैं तुम्हें बेस्ट से बेस्ट पढ़ा दूं, लेकिन अगर तुम तैयार नहीं, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं कर, तुम्हें पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम सुन ही नहीं रहे हो, तो फिर जब पहली शर्त तुम सेल्फ जो इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हो, यानी तुम खुद जो शुरुआत नहीं करो, तो कभी भी वैल्यू एडिशन की शुरुआत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, डजंट मैटर। जब तक, याद रखिएगा, जब तक आप शुरुआत नहीं करते हैं तब तक आप कभी भी वैल्यू एडिशन की शुरुआत नहीं कर सकते। और कोई भी अर्थव्यवस्था, आज की सबसे प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है वैल्यू एडिशन बेस्ड अर्थव्यवस्था होती है, याद रखिएगा। जितनी भी इकोनॉमी है वैल्यू बेस्ड यानी मूल्यवर्धन बेस्ड इकोनॉमीज होती हैं, इसीलिए हम स्किल नॉलेज पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, आरएनडी पे फोकस कर रहे हैं। हर तरह से हम मारे जाते हैं, लेकिन आज हम न सिर्फ अपने लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं, यह होता है वैल्यू एडिशन। लेकिन जब तक आप इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी वैल्यू एडिशन की शुरुआत नहीं करें। इसके बाद आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकारी जो प्रवेश होता है, इसके बाद होता है मार्केट यानी बाजार, और चौथा होता है तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। ये चार जब मिलते हैं तब वैल्यू एडिशन की शुरुआत होती है। लेकिन आप एक ऐसे समाज में, अब आ जाइए इकोनॉमी से निकलकर सोसाइटी में, अब देखिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे होता है। आपकी पूरी सोसाइटी सुरक्षा की खाली मांग कर रही है, मेरे अधिकार ना छीनो, मेरे अधिकार रहने दो, मुझे सिक्योर कर दो किसी तरीके से। जो गरीब है वो गरीब, सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि तुम किसी दुश्मन से, सुरक्षा का मतलब होता है यथास्थिति बने रहना। कई बार आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। मैं किसान हूं, मैं तुमसे मांग लूंगा 5 साल बाद मेरा कर्ज माफ कर दो, मैं किसान हूं, देश का किसान। कहते हैं भारत की खेती मानसून का जुआ है। भाई राजनीति में कितने गंदे शब्द इस्तेमाल करती है। अरे मानसून का जुआ है, तुम 50 साल से बताते रहे, उसको नहर बना के नहीं दे पा रहे हो, उसको सिंचाई सुविधा नहीं दे पा रहे हो। भारतीय कृषि घाटे का सौदा है, आपने कई किताबों में पढ़ा होगा। तुम बता ही रहे हो कि ये उद्योग डूबने के लिए बना, जब तुम उसको बार बार बोल रहे हो घाटे का सौदा, तो कहां से अपने लिए वैल्यू एडिशन करेगा? यानी सोसाइटी अगर प्रोग्रेसिव नहीं है, सोसाइटी में इनोवेशन नहीं है, सोसाइटी में प्रोग्रेस नहीं है, रिस्क टेकिंग सोसाइटी नहीं है। देखो सुरक्षा से निकलने के लिए रिस्क लेना पड़ता है कि चलो कुछ नई फसल ट्राई करते हैं, कुछ नया तरीका देखते हैं, कुछ नया उगाते हैं। बहुत साल से गेहूं चावल उगा लिया, तो रिस्क टेकिंग सोसाइटी होती है। रिस्क से इनोवेशन बढ़ता है, इनोवेशन तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनता है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो आप एक ऐसे समाज की परिकल्पना करो जो जड़वत है, जो इनर्शिया के साथ है, वो बदलाव नहीं चाहता या बदलाव नहीं कर पा रहा है, यह बदलाव का विरोधी भी है। आपने देखा अभी क्या हुआ, बदलाव का विरोधी भी है, उसके पक्ष में भी बदलाव है तो भी उसका विरोध कर रहा है राजनीति के कारण। ये पूरे देश ने जो है सब कुछ देखा। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसा समाज कभी भी वैल्यू एडिशन की शुरुआत नहीं कर पाया। फॉर एग्जांपल है, तो आपसे आपने कहा पिताजी मुझे एक उद्योगपति बनना है, आज के डेट में बहुत से यूथ हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, यूनिकॉर्न इंडिया में जा रहा है। अब पिताजी जो है वो ये सोच के बैठे थे कि तुम सरकारी नौकरी हर हालत में करोगे, भले चाहे तुम तृतीय श्रेणी जो है वो सरकारी कर्मचारी बनो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी शादी होगी तुम्हारी, तभी अच्छा तुम्हें दहेज मिलेगा। उन्होंने ढेर सारे सपने देख रखे। तुम पहुंचे उनके पास, बोला पिताजी मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूं। पिताजी ने चप्पल निकाली, बोले जो फिर से बोलो क्या कह रहे थे। अब तुमने उनके हाथ में 9 नंबर की पैराग्राफ देखी, अपने सपने अपने थूक के साथ घटक लिए। बोले अब नहीं पिताजी हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम कह रहे थे वो क्या नाम है बैंक पीओ फॉर्म निकला, हम भरने जा रहे हैं। होता है हमारे समाज में, जैसे ही आप उनको कुछ कहते हैं तुरंत बोलते हैं अरे सरकारी नौकरी कर लो। अभी आप ज्यादा नहीं, पेटीएम के जो सीईओ हैं, आपने देखा कि भारत में सबसे बड़ा जो है वो आईपीओ खुला, सबसे बड़ा अभी तक का। उन्होंने खुद कहा कि मेरे पिताजी ने कहा क्या यार ये नौटंकी वोटंकी कर रहे, कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लो। क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब होता है सुरक्षा, सिक्योरिटी, और समाज सिक्योरिटी देता है। भैया कोई लड़की नहीं देगा तुम्हें शादी करने के लिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी देख रहा है दामाद जी सिक्योर है कि नहीं है।
तो अब ऐसी कंडीशन में जब ऐसा समाज जब सिक्योरिटी देख रहा हो, रिस्क टेकिंग नहीं है, तो इनोवेशन कहां करेगा? अगर पेटीएम के सीईओ ने अपने पिताजी की सुनी होती तो आज आप शेखर का नाम ही नहीं सुनते कहीं। आज भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, और उन्होंने कितने युवाओं को प्रेरित किया होगा, यार हम भी कुछ अपना कर सकते हैं। आज यही कारण है पेटीएम की सक्सेस के बाद अगर आप देखेंगे भारत में फिनटेक्स यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया में, पूरी दुनिया में नंबर 1 हम पहुंच गए। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में यूनिकॉर्न जो पैसा ले रहे हैं वो फिनटेक्स में ले रहे हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में ले रहे हैं। ये होती है सक्सेस स्टोरीज। जब आप रिस्क लेते हैं, जब आप खतरा मोल लेते हैं, तो आप ये समझिए मैं इकोनॉमी को सोसाइटी के साथ जोड़ रहा हूं, पॉलिटी के साथ जोड़ रहा हूं। तो ये जो जोड़ने की कला है, ये जो बोर्ड पे लिखा है, यही है यूपीएससी। ऐसा मत समझिएगा एनसीईआरटी केवल फैक्ट रटने का नाम नहीं है। अगर यूपीएससी को समझना चाहते हो तो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से लिंक करना आपको आता होना चाहिए। और अगर ये जिस दिन आप सीख गए उस दिन आप खुद कहेंगे सर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मुझे कब बुला रहा है, मुझे बस उस दिन का इंतजार है। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और यही मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कि आप इस तरह की कॉन्फिडेंस के साथ ही आगे बढ़ें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें। क्लियर है? तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये आपके लिए। तो यहां पर अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दिव्योदया प्लीज टेक क्लास इन इंग्लिश। मैं दोनों लैंग्वेजेस में यूज करता हूं और मेरे नोट्स इंग्लिश में होते हैं, मैं उसको हिंदी में बोलता हूं और लिखवाता हूं। और LWMI भी वैसे भी ज्यादा लिखने के लिए होता नहीं है, वो एक अलग ही लेवल का नोट्स होता है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अगर मेथड आप समझ गए, ठीक है, ये मेथड आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार जब शेयर निकाले जाते हैं इसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब जनता आप पे भरोसा करके आप पे पैसा डालती है, जब आपके पास एक बेस होता है, यानी जनता अब आपकी कंपनी में आप भागीदार हो गए, शेयर होल्डर हो जाती है। आईपीओ वर्जिन शेयर्स होते हैं, इससे पहले वो खरीदे बेचे नहीं जाते। कोई नई कंपनी जब पहली बार शेयर मार्केट में आती है तो आईपीओ निकालती है। ये बताती है कि लोगों का आपकी कंपनी में कितना भरोसा है। आज भारतीय इस भरोसे को पैदा कर, आज भारतीय युवा, आप जो यूनिकॉर्न्स के बच्चे 32 साल 33 साल 36 साल, ये एज है हमारे एंटरप्रेन्योर्स की, ये वो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो भारत एक अगला सेगमेंट देख रहा है, लेकिन भारतीय समाज में एक विरोधाभास है। एक बड़ा समाज रिस्क ले रहा है और एक बहुत बड़ा समाज एक जो है सुरक्षा में अभी भी जुड़ा होता है। तो भारतीय किसान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो रिस्क टेकर नहीं है, वो रिस्क जीवन का ले रहा है, वो इनोवेशन का रिस्क नहीं ले रहा है। और इसीलिए क्वेश्चन ये भी है कि जब कानून सरकार बनाती है तो जनता खुद क्यों नहीं अपने लिए कुछ मांग करती है। क्वेश्चन ये है कि क्या 20% लोगों ने इस कानून को जब रद्द कराया तो 80% लोग कहां थे जिन्होंने अपने हक की ना मांग की और ना वो अपने हक के बारे में जागरूक हो पाए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सरकार की शक्तियां लोगों की शक्तियों के साथ जुड़ जाती हैं, लोगों की शक्तियां ही सरकार की शक्तियां होती है। द पीपल्स पावर इज द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अगर लोग साथ है, नहीं भाई तुम हमारे उसको हाईजैक क्यों कर रहे हो, तो लोग किनारे हो जाते हैं वहां से, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकती।